हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एटीएफ क्लासेस में। मैं आज लाया हूँ संविधान की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए उसको देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रस्तावना को, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचार को, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ऑप्शन डी है मूल अधिकार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रस्तावना से क्या जानकारी मिलती है। प्रस्तावना से क्या जानकारी मिलती है। राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री मंत्री के बारे में, संविधान के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संविधान के बारे में जानकारी मिलती है प्रस्तावना से। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है भारत के लोग, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है एकस्वरवाद, ऑप्शन सी है बहुदेववाद, ऑप्शन डी है सभी धर्मों की अस्वीकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इससे निम्नलिखित में से क्या अर्थ निकलता है। क्या चाहिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इससे निम्नलिखित में से क्या अर्थ निकलता है। ऑप्शन ए है भारत गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, ऑप्शन बी है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ऑप्शन सी है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑप्शन डी है भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था। प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1951 में, ऑप्शन बी है 1971 में, 1976 में, 1984 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी, यानी कि 1976 में पहला संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें से कौन प्रस्तावना में शामिल है, ठीक है। और 1 नंबर में है संप्रभुता, 2 में धर्मनिरपेक्ष, 3 में है समाजवादी, 4 में है लोकतांत्रिक गणतंत्र। इनमें देखना है कि कौन प्रस्तावना में है। तो इसका 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी है, यानी कि संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये चारों प्रस्तावना में है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, संविधान के प्रस्तावना में क्रमबद्ध लिखा गया है। 1 है संप्रभुता संपन्न, 2 है धर्मनिरपेक्ष, 3 है समाजवादी, 4 है गणराज, 5 है लोकतांत्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर है डी। पहले संप्रभुता लिखा गया है, फिर समाजवादी लिखा गया है, फिर धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है, फिर उसके बाद लोकतांत्रिक लिखा गया है, और फिर गणराज्य लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावना से प्रस्तावना से सुस्पष्ट होता है। प्रस्तावना से क्या सुस्पष्ट होता है। ऑप्शन ए है एक नंबर है संविधान कब अधिनियमित हुआ था, 2 है जिन आदेशों को प्राप्त करना था, शासन का तंत्र, अधिकार का स्रोत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रस्तावना में चारों सुस्पष्ट होता है। संविधान कब अधिनियमित हुआ था, जिन आदर्शों को प्राप्त करना था, शासन का तंत्र और अधिकार का स्रोत, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, इसका कथन या किसका कथन है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है या किसका कथन है। ऑप्शन है केसी व्हीलर, ऑप्शन बी है ऑस्टिन, ऑप्शन सी है डी बसु, ऑप्शन डी है आइवर जेनिंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 के केसी हिलर जो है
अर्ध संघात्मक बोला था भारतीय संविधान को। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। बड़ा कह रहा है प्रस्तावना के विषय में कौन सा कथन सत्य है। प्रस्तावना के विषय में कौन सा कथन सत्य है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यह न्यायालय के अधीन परिवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय के अधीन परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उस बात को आविष्कार किया है कि यह संविधान का अंग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उस बात को आविष्कार किया है कि यह संविधान का अंग नहीं है। ऑप्शन सी है इसमें 2 बार संशोधित किया गया है। इसमें 2 बार संशोधित किया गया है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उस बात को आविष्कार किया है कि यह संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान में संघ को नाम दिया गया है। संविधान में संघ को नाम दिया गया है। हिंदुस्तान या भारतवर्ष, इंडिया या हिंदुस्तान, इंडिया या भारत, भारत देश या इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडिया या भारत। संविधान संघ का नाम दिया गया है इंडिया या भारत। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोलकनाथ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था। ऑप्शन ए देखते हैं मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी है संविधान सर्वोच्च है। ऑप्शन सी है संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है न्यायपालिका संसद से स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था, तो मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है। उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान को स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है। ऑप्शन ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन बी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन सी है गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसने ही भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत एक संसाधनात्मक व्यवस्था वाला देश है। भारत एक संसाधनात्मक व्यवस्था वाला देश है क्योंकि ऑप्शन ए सुनिए, प्रधानमंत्री संसद का नेता होता है, राज्य का प्रधान निर्वाचित होता है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, प्रस्तावना में संसाधनात्मक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी, 16 का सी, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर देखते हैं। केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था। केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति का प्रयोग संविधान के मूलभूत ढांचे या मौलिक तत्वों में परिवर्तन करने के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है किसी भी राज्य कानून की संवैधानिकता के संबंध में वैधता की घोषणा करने पर सर्वोच्च न्यायालय का प्राधिकार है। ऑप्शन सी है विधान के मामले में संसद सर्वोच्च है। ऑप्शन डी है निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के विषय में न्यायालय की सार्वजनिक उद्देश्य से आर्टिकल 31 की पड़ताल करने की शक्ति अंतिम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था। केशवानंद भारती में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति का प्रयोग संविधान के मूलभूत ढांचे मौलिक तत्वों में परिवर्तित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय द्वारा मिर्नावा मिल्स के मामले में अपने किस मुकदमे में दिए गए फैसले की पुष्टि की है। उच्चतम न्यायालय द्वारा मिर्नावा मिल्स के मामले में अपने किस मुकदमे में दिए गए फैसले की पुष्टि की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केशवानंद भारती मामला में। केशवानंद भारती मामला में मिर्नावा मिल्स के मामले को मुकदमे के दिए गए फैसले की पुष्टि की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की कुछ व्यवस्था एक अथवा अन्य दृष्टिकोण से आपत्तिजनक होती है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह देश की परिस्थितिजन्य है अथवा जनता में ही है। यह किसका कथन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.M. अम्बेडकर, डॉक्टर महावीर त्यागी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये कथन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था निम्नलिखित में से किस वाद में की थी। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, मिर्नावा मिल्स वाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा
20 का बी, केशवानंद भारतीवाद में संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको संशोधित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन, 44वें, 34वें, 31वें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, उच्चतम न्यायालय ने कौन से वाद में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को उद्घोषित किया है? उच्चतम न्यायालय ने कौन से वाद में संविधान के मूल ढांचे का अवधारणा को उद्घोषित किया है? ऑप्शन ए है मिर्नवा मिर्ज वाद, ऑप्शन बी है गोलकनाथ वाद, ऑप्शन सी है केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 के सी, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो इसमें एक बार संशोधित किया गया है। ठीक है, कितने बार? एक बार संशोधित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का अर्थ है, देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है, संविधान के उद्देश्य का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन सी है, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है, मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है न उसको छीना जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए। 24 का ए, संविधान के कुछ ऐसे अनिवार्य है कि उसका निराकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन की सहायता करती हो? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी। 25 का बी, बेरुबारी यूनियनवाद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में रहा? मैंने किस वाद में कहा कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी। 26 का डी यानी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल में कहा गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 का रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? ऑप्शन ए है राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन बी है आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी है सामाजिक लोकतंत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी लोकतंत्र में इसको उल्लेखित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? चलिए ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन बी है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी। 28 का डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, हमारे संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ठीक है, हमारे संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन ए है चीन की क्रांति 1912, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी क्रांति 1789, ऑप्शन सी है अमेरिकी क्रांति 1776, ऑप्शन डी है वोल्शेविक क्रांति 1971। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 के ए, चीन की क्रांति 1912, यानी कि हमारे प्रस्तावना के प्रभाव नहीं डालता है। ठीक ना, संविधान के प्रस्तावना पर प्रभाव नहीं डालता है चीन की क्रांति 1912। बाद बाकी फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और वोल्शेविक क्रांति ये सब डालते हैं। ठीक है, चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष, समाजवाद, एकता और अखंडता। इनमें से किसको नहीं जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन, भारत एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947,
ऑप्शन सी है 20 जनवरी 1947, ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1946। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी 22 जनवरी 1947, है ना। 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन का है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 23 अगस्त 1947 को, 23 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। भारत के लिए संविधान सभा की रचना, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। इसका ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी 1954 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम 1942 में, सर्वदल सम्मेलन 1946 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का है स्वराज पार्टी 1924 में। स्वराज पार्टी 1924 में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से प्रस्तुत किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। ऑप्शन डी है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए। 35 का ए संविधान वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 में भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी किसने की थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है। भारत का संविधान निर्माता किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो इसके सदस्य नहीं थे 38 की डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। संविधान पांडुलेखन समिति का जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन है 39 भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 40 धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जिस देश का अपना कोई धर्म न हो। बी नंबर है सरकार द्वारा धर्म की संरक्षण। ऑप्शन सी है सभी धर्म का महत्व स्वीकार करना। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय धर्म का विशेष सर्वाधिक महत्व। इसका राइट आंसर होगा 40 का सी सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है। इसका मतलब क्या है। इसका आंसर हो जाएगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है लेकिन इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगणित शासक नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में वंशानुगणित शासक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर देखते हैं संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं। प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य क्या उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना। कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। कौन सी ऑप्शन में व्याख्या की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में किया गया है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया? ठीक है, तो इसको अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 49 को, ठीक ना, यानी कि अंगीकार भी 26 नवंबर 1949 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ठीक ना, तो ये बना आपका डी, यानी कि 1950 में बन गया, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान अंगीकार किया गया और उसी समय प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? संविधान बनाते समय निम्नलिखित कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी, न्याय। इसका राइट आंसर होगा सी, समाजवादी को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। यानी कि अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। यानी 51 के ए, यानी समाजवादी को इसमें शामिल नहीं था। ठीक है। चलिए सॉरी ऑप्शन ए यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक ना, इसको शब्द में सम्मिलित नहीं थे। ठीक है। चलिए 52 क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, उपयुक्त सभी को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 में, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान अधिकार प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र। कौन सा? प्रजातंत्र। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में उपयुक्त में से किसी में से नहीं। 54 का सी, यानी कि मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, धर्म, संविधान। तो इसमें संविधान सबसे सर्वोच्च है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत संविधान के किस भाग में घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार में, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, संविधान की 9वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 के बीच संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, यहीं तक था। तब के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।